Hello everyone, myself Himakshi Parekh. I am second year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurved. जैसे कि आपको पता है BMS फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स हैं। आज हम उन्हीं में से एक सब्जेक्ट समीक्षा अध्ययन पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू NCSM सिलेबस समीक्षा अध्ययन पार्ट 1 के अंडर 2 संहिता आती है, अष्टांग हृदय संहिता, चरक संहिता। अष्टांग हृदय संहिता के अंडर हमें 15 चैप्टर्स है और चरक संहिता के अंडर हमें 12 चैप्टर्स है। सो टोटल मिला के 27 चैप्टर्स है। ईच ऑफ द संहिता कैरी 50-50 मार्क्स, सो टोटल मिला के 100 मार्क्स। अब इस 100 मार्क्स के भी डिवाइडेशंस है, 80 मार्क्स फॉर थ्योरी, 20 मार्क्स फॉर MCQ। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीफ ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब हम इस वीडियो में अष्टांग हृदय के पहले अध्याय यानी कि आयुष कामी अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आप आयुष कामी अध्याय से क्या समझते हैं? मैं आपको पहले ही बता दूं कि अष्टांग हृदय के हर चैप्टर के नाम में उसका अर्थ छिपा हुआ है। तो अब बताइए मुझे कि आप आयुष कामी अध्याय से क्या समझते हैं? तो आयुष काम्य, हम इसे ब्रेक करेंगे। आयुष यानी आयु, काम्य यानी कामना करना। तो आयु की कामना करना, डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ। तो हम इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके इंडेक्स देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज आयु। जिस आयु की हमें कामना करनी है आखिर वो है क्या? तो श्लोक ऐसे दिया गया है, आयु काम माने न धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। तो इसका मतलब आयु जो है धर्म अर्थ और सुख का साधन है और आयु की कामना करने वाले को आयुर्वेद के उपदेशों का परम आदर करना चाहिए, अर्थात फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज अष्टांग हृदय स्वरूपम। आपको पता है उस टाइम पे आयुर्वेद के इतने सारे ग्रंथ होने के बावजूद भी अष्टांग हृदय क्यों लिखी गई? आखिर रचयिता कौन है अष्टांग हृदय के? अष्टांग हृदय का स्वरूप क्या है? तो इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। आचार्य वाग्भट जो कि अष्टांग हृदय के रचयिता थे, उन्होंने अष्टांग हृदय इसलिए लिखी होगी, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण, उस टाइम के आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ थे उनको समझना सभी के लिए आसान नहीं था। दूसरा कारण, अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के 8 अंगों का सार है जो ना ज्यादा संक्षेप में है ना ही विस्तार में है और सभी के समझने योग्य है। और नेक्स्ट टॉपिक इज आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद का ओरिजिन क्या है? कहाँ से आया आयुर्वेद? तो ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी को आयुर्वेद की सिद्धि प्राप्त हुई, मतलब अपने आप आयुर्वेद का ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को, जिन्हें स्वर्ग का फिजिशियन भी कहा गया है, उनसे इंद्र को, इंद्र से आत्रेय पुनर्वसु को, आत्रेय पुनर्वसु से उनके 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हीं 6 शिष्यों में से आज हम अग्निवेश के तंत्र को चरक संहिता के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, यानी 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। काय बाल ग्रह उद्वाम शल्य दृष्टा जरा वृषान। काय यानी काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, बाल यानी पीडियाट्रिक्स, ग्रह यानी साइकाइट्री, उद्वांग यानी ENT प्लस ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, दंशा चिकित्सा यानी टॉक्सिकोलॉजी, जरा चिकित्सा यानी गिरियाट्रिक्स, वृक्ष चिकित्सा यानी एफ्रोडियासिक थेरेपी। त्रिदोष, आप सब लोगों ने आयुर्वेद में दोषों के बारे में तो सुना ही होगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर में 2 टाइप के दोष होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष आर वात, पित्त एंड कफ, मानसिक दोष आर रजस एंड तमस। सत्व को दोष नहीं माना गया है, उसे गुण माना गया है। अब इन्हीं दोषों की बैलेंस कंडीशन यानी साम अवस्था हेल्थ को लीड करती है और इन्हीं दोषों की अनबैलेंस कंडीशन यानी विकृत अवस्था डिजीज को लीड करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमें पता है दोष हमारे शरीर में हर जगह फैले हुए, लेकिन अगर हम हमारे शरीर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर दोष का प्रेडोमिनेंस हर पार्ट में दिखाई देता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बिलो द अम्बिलिकस वात का प्रेडोमिनेंस है और अम्बिलिकस टू चेस्ट पित्त का प्रेडोमिनेंस है और अबव द चेस्ट कफ का प्रेडोमिनेंस है। इसे लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, अम्बिलिकस के नीचे लेग्स होते हैं, लेग्स को हम मूवमेंट से रिलेट कर सकते हैं, मूवमेंट को हम वात से रिलेट कर सकते हैं। अम्बिलिकस टू चेस्ट के बीच में स्टमक होता है, स्टमक डाइजेशन से रिलेटेड है और डाइजेशन पित्त से रिलेटेड है। अबव द चेस्ट थ्रोट होता है और थ्रोट में हमें कफ होता है, तो हम इसे कफ दोष से रिलेट कर सकते हैं। दोषों के बाद हम अग्नि के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में अग्नि को पित्त से रिलेट किया गया है। अग्नि वो है जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करती है। प्रैक्टिकली बेसिस पे अग्नि 4 टाइप्स की बताई गई है। फर्स्ट इज विषम अग्नि, सेकंड इज तीक्ष्ण अग्नि, थर्ड इज मंद अग्नि एंड फोर्थ इज साम अग्नि। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में अग्नि, दोष एंड एपेटाइट का रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इज विषम अग्नि, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय वात दोष, जिसमें एपेटाइट कभी ज्यादा रहती है कभी कम रहती है। इसे हम वी से विषम अग्नि, वी से वात दोष लर्न कर सकते हैं। सेकंड इज तीक्ष्ण अग्नि, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय पित्त दोष, जिसमें एपेटाइट हाई रहती है। पित्त दोष को हम अग्नि से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें से एपेटाइट हाई रहती है। थर्ड इज मंद अग्नि, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय कफ दोष, जिसमें एपेटाइट स्लो रहती है। फोर्थ इज साम अग्नि, ऐसे लोग जिनकी परफेक्ट एपेटाइट होती है एंड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परफेक्ट बैलेंस ऑफ 3 दोष। अब हम जानेंगे
कोष्ठ के बारे में। कोष्ठ जो है ये दर्शाता है कि हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट कैसी है, हमें बॉल मूवमेंट्स कैसे आ रहे हैं और एलिमिनेशन ऑफ फीसेस कैसा है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ एंड मध्य कोष्ठ। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस टेबल से देखेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में 3 कॉलम्स है, कोष्ठ का, डाइजेशन पीरियड का एंड थर्ड इज दोष का। तो सबसे पहले क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ टेक लॉन्ग पीरियड फॉर डाइजेशन। आप नाम से ही समझ सकते हैं, क्रूर यानी खराब सा, तो लॉन्ग पीरियड फॉर डाइजेशन लेगा और इसमें इवैक्यूएशन भी इरेगुलर रहता है और ये वात दोष से इन्फ्लुएंस रहता है। सेकंड इज मृदु कोष्ठ। मृदु से ही आप समझ सकते हैं सॉफ्ट, तो इनका सेंसिटिव स्टमक रहता है और ये लोग शॉर्ट पीरियड फॉर डाइजेशन लेते हैं और ये लोग वात से इन्फ्लुएंस रहते हैं। एंड द थर्ड इज मध्य कोष्ठ, जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर रहता है, इनका बोवल इवैक्यूएशन भी अप्रोप्रिएट टाइम पे रहता है। ये जो लोग होते हैं ये कफ दोष से और बैलेंस ऑफ त्रिदोष से इन्फ्लुएंस रहते हैं। अब हम जानेंगे दोषों की क्वालिटीज के बारे में, यानी कि उनके गुणों के बारे में। सबसे पहले वात के गुण का श्लोक। तत्र रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म चलो अनिल। रुक्ष यानी ड्राइनेस, लघु यानी लाइट, शीत यानी कोल्ड, खर यानी रफनेस, सूक्ष्म यानी माइन्यूटनेस, चल यानी मूवमेंट। अब हम देखेंगे पित्त के श्लोक के बारे में। पित्तम सहस्ने तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम। सहस्ने स्लाइटली ऑयली, तीक्ष्ण यानी पियर्सिंग, उष्ण यानी हॉटनेस, लघु यानी लाइट, विस्तरम यानी बैड स्मेल, सर यानी फ्लूइडिटी एंड द लास्ट द्रव यानी लिक्विड। अब हम जानेंगे कफ दोष की क्वालिटीज के बारे में। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षण मृत सन स्थिर कफः। स्निग्ध यानी ऑयली, शीत यानी कोल्ड, गुरु यानी हैवी, मंद यानी माइल्ड, सलक्षण यानी स्मूथ, मृत सन यानी स्लाइमी एंड स्थिर यानी स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्निग्ध यानी ऑयली बोला गया है, लेकिन पित्त में स्लाइटली ऑयली बोला गया है, यानी सहस्नेय। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोष जो है RVR से दूषित होते हैं, लेकिन दोष भी तो किसी चीज को दूषित करते होंगे। दोष जो है धातु और मल को दूषित करते हैं, इसलिए उन्हें दूष्य कहा गया है। इसलिए अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु वो होते हैं जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। हमारे शरीर में 7 धातु है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। अब आप पूछेंगे कि इन धातुओं का पोषण कैसे होता है। इस तरीके से होता है धातुओं का पोषण। सबसे पहले हमने कुछ खाया, उस पर जाठर अग्नि काम करती है, उससे आहार रस बनता है। आहार रस पे रस धातु अग्नि काम करती है, उससे रस धातु बनता है। फिर इसी रस धातु पर रक्त धातु अग्नि काम करती है, उससे रक्त धातु बनता है एंड सो ऑन। अब आयुर्वेद के इन रसों को मॉडर्न से रिलेट किया गया है। रस को लिम्फ और प्लाज्मा से, रक्त को ब्लड से, मांस को मसल से, मेद को फैटी टिश्यू से, अस्थि को बोन्स एंड कार्टिलेज से, मज्जा को बोन मैरो से एंड शुक्र के अंदर सीमन, ओवन, एंटायर जेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स सिक्रेशंस आते हैं। बट इट्स नॉट द कंप्लीट कंपैरिजन। अब दूष्य में से धातु तो हमने पढ़ लिया, अब मल के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मल जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। फर्स्ट इज पुरिश यानी फीसेस, सेकंड इज स्वेट यानी स्वेट, थर्ड इज मूत्र यानी यूरिन। अब हम जानेंगे षड रस के बारे में। षड यानी 6, रस यानी टेस्ट। आयुर्वेद में 6 टाइप के रस होते हैं। सबसे पहला रस है मधुर रस यानी स्वीट, सेकंड इज अम्ल रस सॉर, थर्ड लवण रस यानी सॉल्टी, फोर्थ तिक्त रस यानी बिटर, फिफ्थ कटु रस यानी पंजेंट, सिक्स्थ कषाय रस यानी एस्ट्रिंजेंट। इसी तरह 6 टाइप। लास्टली देयर इज अ नोट। हमने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस पढ़े, तो जो कटु और तिक्त रस है इसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कटु से हम क्या समझते हैं, कड़वा, एंड तिक्त से हमें क्या समझते हैं, तीखा। बट ये उल्टा है, तिक्त जो होता है वो कड़वा होता है, कटु जो होता है वो तीखा होता है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट इन द नोट। दोषास पे रस का भी तो कोई इफेक्ट होता होगा, तो इसे टेबल से देखते हैं। वात दोष जो है मधुर, अम्ल और लवण रस से एलिवेट होता है एंड कटु, तिक्त, कषाय रस से एग्रीवेट होता है। उसी का उल्टा कफ दोष में मधुर, अम्ल, लवण रस से एग्रीवेट होता है एंड कटु, तिक्त, कषाय रस से एलिवेट होता है। अब पित्त बच गया है। पित्त क्या होता है, उसमें मधुर, तिक्त, कषाय रस से एलिवेशन होता है एंड कटु, अम्ल, लवण रस से एग्रीवेशन होता है। आज हमने आयुर्वेद अवतरण, त्रिदोष, त्रिमल, सब धातु जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, रोग रोगी परीक्षा, वीर्य विभाग जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।